हाय एवरीवन, माय नेम इज शुभम। वेलकम बैक टीचर पाठशाला। तो आज हम लोग को पढ़ना है भाई व्यंजन के बारे में। ध्यान दीजिएगा व्यंजन के बारे में क्या चीजें दी गई हैं, समझिएगा इस व्यंजन में क्या चीजें हैं। देखिएगा, वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से ना बोले जा सके, अर्थात जिनका उच्चारण स्वर की सहायता के बिना नहीं हो सकता है, उसे व्यंजन कहते हैं। यानी बिना स्वर के हम लोग व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा स्वर का अनुरक्षण करने वाला कौन है? व्यंजन है। क्या करता है? ये अनुरक्षण करता है, यानी उसका पालन करता है। और ध्यान देंगे आगे, जब प्राण क्या होता है? जब प्राण वायु कंठ या मुख के अवयवों से टकराती हुई बाहर निकलती है, ठीक है, वायु क्या होती है भाई? बाहर निकलती है, तो जो ध्वनियां उत्पन्न होती हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। मान लीजिए अगर हम लोग बोल रहे हैं तो टकराते हुए निकल रहा है आवाज, जब टकराते हुए हम लोगों का आवाज बाहर निकलता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। जैसे क, उसमें देखिए अ छुपा होता है। क में क्या होता है? अ छुपा होता है। बेसिकली हम लोग क कैसे लिखते हैं? क, और नीचे क्या रहता है? हलंत और प्लस अ, तो मिलके क्या बन जाएगा आपका? क। ठीक है, आया समझ में? ठीक इसी प्रकार से ख। आगे देखेंगे हम लोग नोट में क्या चीजें दी गई हैं। ध्यान से समझिएगा, इस नोट में कुछ बातें आपको बताई जा रही हैं। हाँ, तो देखते हैं हम लोग क्या चीजें दी गई हैं नोट में, क्या चीजें हैं। देखिएगा पहला नोट आपको क्या बताया जा रहा है? व्याकरण में शुद्ध व्यंजन वर्ण होंगे, उन्हें हलंत के साथ ही लिखा जाता है। किसके साथ लिखा जाता है? हलंत के साथ ही लिखा जाता है, तभी वो शुद्ध होते हैं। क में जैसे हलंत होता है, च में भी हलंत होता है, ट में हलंत होता है, त में हलंत होता है, प में हलंत होता है। इसलिए इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? अर्धमात्रिक या अर्धमात्रा। अर्धमात्रा क्या कहा जाता है भाई? आक्रमण कहा जाता है, मीन्स आक्रमण नहीं, अर्धमात्रा वाले व्यंजन कहते हैं, अर्धमात्रिक कहते हैं। ठीक है ना, ये गलत लिखा हुआ है, अर्धमात्रिक कहते हैं। ठीक है ना। अब देखिएगा व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। व्यंजन की कितनी संख्याएं होती हैं? 33 संख्याएं होती हैं। अब आइए देखते हैं व्यंजन के प्रकारों के बारे में। आइए समझते हैं व्यंजन के प्रकार। देखिएगा मुख्य रूप से व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला देखिएगा, जो भाई देखिएगा ये गलत लिखा हुआ, महेसरा होता है, महेसरा सूत्र। ठीक है, ये वाला स्वर रहता है। महेसरा सूत्रों के में गिने गए हैं, जो महेसरा सूत्रों में क्या हो गए हैं? गिने गए हैं। यहाँ पे हालांकि बताया जा रहा है 3 होते हैं जो कि महेसरा सूत्र में गिने जाते हैं। वैसे होते कितने हैं? 4। मुख्यतः कितने होते हैं? 4। आइए समझते हैं इनके बारे में, क्या है वो। आइए समझते हैं। देखिएगा क्या दिया गया भाई? स्पर्श व्यंजन दिया गया है, अंतस्थ व्यंजन दिया गया है, ठीक है, और क्या है आपका? उष्म व्यंजन है और संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन को जो है महेसरा सूत्र में हम लोग गिनती नहीं करते हैं, इनको गिना नहीं गया है महेसरा सूत्र में। ठीक है ना, महेश्वर सूत्र जो होते हैं उसमें गिने नहीं गए हैं। कौन? संयुक्त व्यंजन। आइए देखते हैं स्पर्श व्यंजन के बारे में। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख के, ये मुख होगा, मुख के विभिन्न अवयव मतलब क्या? भागों से क्या होता है भाई? स्पर्श करते हुए, जैसे कंठ हो गया, तालु हो गए, मुर्दा हो गए आदि स्पर्श होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन के नाम से जानते हैं। क्लियर है ये बातें? स्पर्श व्यंजन क्लियर हुआ आपको? अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा हम लोग। बेसिकली ध्यान दीजिएगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या, इनकी संख्याएं कितनी होती हैं। इनकी संख्याएं 25 होती हैं। क से लेकर म के वर्ण स्पर्श व्यंजन हैं। क्या है ये? क से लेकर म तक के क्या है भाई? आपके स्पर्श व्यंजन हैं। क वर्ग देखिएगा, क, ख, ग, घ और अंग, इसका उच्चारण कंठ से किया जाता है। इनका उच्चारण किससे करते हैं हम लोग? कंठ से करते हैं। और च वर्ग को तालु से करते हैं। च, छ, ज, झ और इय, ये तालु से उच्चारण किए जाते हैं। ट, ठ, ड, ढ, अण, ये क्या होता है? मूर्धा होता है या मूर्धन। ठीक है ना। अब आगे देखिएगा,
त वर्ग क्या होता है? त, थ, द, ध और न। ये दांतों का प्रयोग करके हम लोग बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, इसमें दांतों का प्रयोग होता है। प वर्ग देखिएगा, इसमें क्या क्या होता है भाई? प, फ, ब, भ, म। ये ओठों का इस्तेमाल होता है, ओष्ठ का उपयोग करते हुए हम लोग इसको लिखते हैं। ध्यान देंगे आगे नोट में, इनमें से पांच वर्णों के क्या होते हैं भाई? जो समूह बने हैं, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ग के नाम से जानते हैं। जो देख रहे हैं आप, पांच वर्ण एक साथ समूह बनाए हुए हैं, इन्हीं समूहों को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। ठीक है, ये वर्ग उच्चारण स्थान के आधार पर बने हैं। किसके आधार पर बनाए गए हैं? उच्चारण के स्थान के आधार पर बनाया गया है। जैसे कंठ से, यानी क वर्ग जो होता है कंठ से बोला जाता है, च वर्ग तालु से बोला जाता है, ट वर्ग आपका मूर्धन्य होते हैं, और त वर्ग दांत से होता है, और प वर्ग क्या होता है? ओष्ठ होता है, यानी ओठों का उपयोग किया जाता है। आगे देखेंगे हम लोग इसमें बेसिकली, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें ये चल रही हैं, एकदम बेसिक चीजें चल रही हैं आपके। आगे ध्यान देंगे, स्पर्श व्यंजन को अक्षर, वर्ग अक्षर या वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। वर्ग अक्षर या वर्गीय व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। इनके अन्य भी नाम है, जैसे कु, यानी क वाले को क्या कहते हैं? कु, चू, टू, तू और पू के नाम से भी जानते हैं। यानी क वर्ग को कु कहते हैं, च वर्ग को चू कहते हैं, ट वर्ग को टू कहते हैं, त वर्ग को तू कहते हैं, और प वर्ग को पू कहते हैं। क्लियर है? इनके अन्य नाम है, दूसरे नाम है, इन पांचों वर्गों का दूसरा नाम भी होता है। अक्सर आपसे ये पूछा जा सकता है, और जल्दीबाजी में हम इन चीजों का उपयोग नहीं करते हैं, तो ये दिक्कत होता है। ठीक है, आइए देखिएगा, अंतस्थ व्यंजन के बारे में बात करेंगे। उच्चारण के समय जो व्यंजन मुक्त के भीतर, मुक्त नहीं होगा, मुख होगा, मुख के भीतर, ये गलत लिखा है, मुख होगा यहाँ पे, मुख के भीतर, ठीक है ना, मुख के भीतर ही रहे, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन के नाम से जानते हैं। यानी उच्चारण के समय जो व्यंजन मुख के भीतर ही रहे, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन के नाम से जानते हैं। क्लियर है? आगे देखेंगे, जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा मुख के किसी भाग को नहीं छूती और हवा बिना रगड़ खाए मुख के बाहर निकल जाती है, उसी को क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन के नाम से जानते हैं। क्लियर है बातें? देखिएगा, यहाँ पे क्या है? रगड़ खाए, मतलब बिना रगड़ खाए वो बाहर आ जाता है। ठीक है ना? कौन कौन है उसमें? य, र, ल, व, ये आपके क्या है? अंतस्थ व्यंजन के नाम से जाने जाते हैं। क्लियर है ये बातें? अब इनको हम लोग क्या कहते हैं? इन्हीं वर्णों को अर्धस्वर के भी कहते हैं। इन्हीं वर्णों को हम लोग क्या कहते हैं? अर्धस्वर के नाम से भी जानते हैं। किसको? य, र, ल, व को। ठीक है, आगे हम लोग समझेंगे आगे क्या दिया गया है। देखिएगा, उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन क्या होता है? जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय हवा मुख के विभिन्न भागों से टकराए और सांस में गर्मी पैदा कर दे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उष्म व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्म व्यंजन। क्या कहते हैं भाई? उष्म व्यंजन के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिन वर्णों के उच्चारण के समय हवा मुख के विभिन्न भागों से टकराए और सांस में गर्मी पैदा कर दे, उन्हें उष्म व्यंजन के नाम से जानते हैं। आइए आगे समझते हैं। देखिएगा, जिन वर्णों के उच्चारण में हवा रगड़ते हुए मुख के धीरे धीरे बाहर, मुख से क्या हो? धीरे धीरे बाहर निकलती है, उसमें भी हम लोग क्या कहते हैं? उष्म व्यंजन के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? उष्म व्यंजन। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? उष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक है, इसमें श बड़ा वाला, फिर षटकोण वाला स, फिर श, फिर ह, इन सब का उपयोग किया जाता है। इन्हें ये उष्म व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। कोई दिक्कत है इसमें? चलिए, अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, और एक बात और, अब आपके अगर सब्सक्राइबर 50 कंप्लीट हो जाते हैं तो हम लोग जो है लाइव क्लासेस स्टार्ट कर देंगे अपने। ठीक है, और क्लास की एक टाइमिंग फिक्स हो जाएगी, जिससे कि आपको डाउट अगर भी होता है तुरंत आप हमसे कांटेक्ट में रहेंगे, हमसे पूछ सकते हैं आप। हम बात करेंगे संयुक्त व्यंजन। दो व्यंजन, ठीक है, दो व्यंजन के मेल से जो वर्ण बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है ना?
दो व्यंजनों के मेल से जो वर्ण बनते हैं उन्हें हम लोग संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे क और हलंत है, फिर श है तो छत्री हो जाएगा। ठीक है, त्र है, त और र से मिलके क्या बन जाएगा, त्र, त्रिश त्रिशूल। ज और इय से ग्यों बन जाएगा। ठीक है, श और श से श्र हो जाएगा। क्लियर है ना, ये हलंत लगा हुआ है, आगे वाले में क्या होता है आपका, हलंत होता है। ठीक है, ये रेड लाइन से अंडरलाइन से दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे हम लोग समझेंगे इसमें बेसिकली क्या चीजें दी गई हैं। अयोगवाह के बारे में दिया गया है। हालांकि मैंने एक बार स्वर के बारे में पूरा डिस्कस किया था, स्वर मैं एक बार पढ़ाया हूं, लेकिन मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं क्योंकि इसके पहले के लेक्चर दिए गए थे, चैप्टर 2 में है आपके। ठीक है ना, आइए समझते हैं। अब इस तरह से आपका चैप्टर 4 भी कंप्लीट हो जाएगा इसमें, और उसके बाद से 5 चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, और लगभग मुझे लगता है कि 1 मंथ के अंदर हम लोग इस चैप्टर को, मीन्स क्या, इस भाग को खत्म कर देंगे। ठीक है, उसके बाद से हम लोग अगले भाग की तरफ चलेंगे और आपकी गणित की कक्षाएं चलती रहेंगी साथ में, और गणित आपका अगर कंप्लीट भी हो जाता है तो रिवीजन भी चलते रहेंगे उसके। ठीक है, सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस होते रहेंगे उसमें। ठीक है ना, अब देखेंगे अयोगवाह। एक प्रकार के चिन्ह होते हैं। अयोगवाह क्या होता है, एक प्रकार का चिन्ह होता है जिनका प्रयोग वर्ण के साथ किया जाता है। किसके साथ किया जाता है, वर्णों के साथ किया जाता है, जैसे अंग, अह। ठीक है, इन सब में इसका इस्तेमाल होता है। देखिएगा, वर्णमाला या महस्वर सूत्र में महस्वर सूत्र ना पढ़े जाने के कारण ये अयोगवाह कहलाता है। ठीक है, इनका उपयोग नहीं होता है उसमें, इसलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं, इसलिए इन्हें हम लोग क्या कहते हैं भाई, अयोगवाह के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखिएगा, वर्णमाला में पड़े हुए वर्णों के अतिरिक्त 4 वर्ण और भी होते हैं। कौन कौन, अनुस्वर होता है, विसर्ग होता है, जीव मूल्य होते हैं, और उपधमानी होते हैं। उपधमानी होते हैं, आइए हम इनके बारे में समझते हैं। अनुस्वर के बारे में समझेंगे, देखेंगे क्या है। आइए अनुस्वर देख लेते हैं। अ क्या होता है आपका, अनुस्वर है। इनका उच्चारण स्थान नासिका होता है। क्या होता है, नाक का प्रयोग करके हम लोग इसका उच्चारण करते हैं। विसर्ग में अह, इनका उच्चारण कंठ का होता है, कंठ के स्थान से होता है। ठीक है, आगे ध्यान देंगे हम लोग। जीव मूल्य, इसमें क्या होता है, प्र का उपयोग होता है जो हलंत वाला होता है, इसे प्र। ठीक है, ये रहा प्र। प्रख यानी क और ख के पहले जो आधे विसर्ग के समान लिखा जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, जीव मूल्य वर्ण कहते हैं। जीव मूल्य वर्ण कहते हैं। उसमें देखिएगा, उपधामनी, उपधामनी क्या होता है भाई, उपधामनी व्यंजन प फ के पहले जो आधे विसर्ग यानी प्र का प्रयोग होता है, प्र के समान लिखे जाते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उपधमानी वर्ण कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे उदाहरण नहीं दिए गए हैं, बट इसका उपयोग होता है। ठीक है ना, आगे ध्यान दीजिएगा, आगे क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, आइए समझ लेते हैं। देखिएगा, उत्क्षिप्त व्यंजन फेंकना या उछालना होता है। क्या है भाई, उत्क्षिप्त व्यंजन में यानी कोई चीज अगर फेंका जाता है या उछाला जाता है, वो दिए गए हैं। ये 2 वर्ण हैं। क्या है, केवल ये 2 ही होते हैं, एक होता है अंग और एक होता है ढ। ठीक है, ये 2 होते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है ना, उचित रंजन का प्रयोग, रंजन नहीं व्यंजन होगा यहाँ पे। ठीक है, उचित व्यंजन का प्रयोग शब्द के बीच में या अंत में होता है। ठीक है, जैसे सड़क पढ़ दिया है, झंडा। ठीक है, पढ़ना, उन्हें द्विगुण, क्या द्विगुण, ठीक है, व्यंजन भी कहते हैं। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, द्विगुण व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है बातें। अब बात करते हैं अनुनासिक के बारे में। अनुनासिक व्यंजन, अनुनासिक व्यंजन वह ध्वनियां है या वह ध्वनियां, वह ध्वनि जिसका संकेत चंद्रबिंदी, कैसे, चंद्रबिंदी, इस तरह से चंद्रबिंदी है, जब स्वर बिना किसी अवरोध के नासिका से क्या होता है, उच्चरक्षित हो, तब वे स्वर क्या कहलाते हैं आपके, अनुनासिक। क्या कहलाते हैं, अनुनासिक स्वर कहलाते हैं, सॉरी अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। इसमें क्या होता है, यहाँ वहां कहाँ, हंसना, और क्या होता है, चांद। ठीक है ना,
हंसना भी हो सकता है, हंस भी हो सकता है, ठीक है ना। तो जिसमें चंद्रबिंदी का उपयोग किया जाता है, यानी चंद्रबिंदी इसका संकेत है, चंद्रबिंदी का उपयोग करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनुनासिक व्यंजन के नाम से जानते हैं। आइए आगे समझते हैं हम लोग, आगे क्या दिया गया है, क्या दिया समझते हैं इसमें और उसके बाद से पढ़ते हैं। देखिएगा, वर्णों का अभ्यंतर और भाव प्रयत्न, ध्यान दीजिएगा। पहले हम लोग देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में दो प्रकार के प्रयत्न किए जाते हैं। पहला बाह्य प्रयत्न होता है, दूसरा अभ्यंतर प्रयत्न होते हैं। यानी स्वतंत्र में श्वास के कंपन के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। यानी कौन, व्यंजन की बात हो रही है, यानी हम लोग यानी दो प्रकार से हम लोग बता सकते हैं। पहले तो हम बात कर लेते हैं, अभी इनके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग सघोष व्यंजन की बात कर लेते हैं। देखिएगा, जिस भाषा को बोलने में स्वर तंत्र में कंपन हो उसे हम लोग रंगों से व्यंजन का, नहीं रंगों नहीं होगा, यहाँ पे सघोष होगा, यहाँ पे सघोष व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, सघोष नहीं, घोष व्यंजन, ठीक है, ये नहीं, ये वाला स होता है, ठीक है ना। एक मिनट रुक जाइएगा, सघोष व्यंजन का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। अब आगे देखिएगा, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं सघोष, सघोष नहीं घोष, ठीक है। फिर से सुनिएगा, जिस भाषा को बोलने में स्वर तंत्र में कंपन हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, घोष व्यंजन कहा जाता है। ये तीन होते हैं, तीन मतलब क्या, तीन नहीं, मतलब कहने का मतलब जो वर्ग का तीसरा वर्ण होता है उसका उपयोग किया जाता है। ज, ग, देखिएगा, ग हो गया, ज हो गया, ढ हो गया, द हो गया और व हो गया, इसको हम लोग घोष व्यंजन के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, घोष व्यंजन कहते हैं, क्योंकि इनके जब भाषा में बोलते हैं तो स्वर के तंत्र में क्या होता है, कंपन उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। प्रयोग करके आप देख सकते हैं। आगे देखेंगे हम लोग, इसी तरह से आपका दिया गया है चौथा वर्ग। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग अघोष व्यंजन की। अभी आपने घोष व्यंजन पढ़ लिया था, अभी हम लोग अघोष व्यंजन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अघोष व्यंजन में क्या चीजें दी गई हैं, समझिएगा बेसिकली क्या दिया गया है। देखिए, अघोष व्यंजन, जिस व्यंजन को बोलने में स्वतंत्र में कंपन नहीं होता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अघोष व्यंजन कहते हैं। जिसमें सभी वर्ग का जो पहला वर्ण होता है, वर्ण फर्स्ट, यानी क, च, ट, त, प, ये क्या कहलाता है, आपका अघोष व्यंजन कहलाता है। सभी वर्ग का दूसरा वर्ण जो होता है और साथ ही साथ श और श, यानी जो उसमें व्यंजन होता है, उसमें व्यंजन बस ह निकाल के ऐड कर लीजिए तो ये क्या कहलाता है, अघोष व्यंजन कहलाता है। हालांकि मैंने इसके पहले आपको पढ़ाया है, बताया है अभी मैंने आपको। अब देखिएगा, बाह्य प्रयत्न के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आइए समझ लेते हैं बाह्य प्रयत्न के बारे में। ध्यान से देखिएगा, बाह्य प्रयत्न क्या दिया गया है। देखिएगा, बाह्य प्रयत्न में क्या है, देखिएगा, मुख से जब वर्ण बाहर निकलने लगते हैं, क्या होते हैं, बाहर निकलने लगते हैं, तो समय उच्चारण की चेष्टा क्या होती है, जो चेष्टा होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बाह्य, क्या कहते हैं, बाह्य प्रयत्न कहते हैं, बाह्य प्रयत्न कहते हैं, ठीक है ना। आगे देखेंगे श्वास, क्या, श्वास या प्राण की मात्रा के आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया है। यानी श्वास और या फिर प्राण कह सकते हैं, यानी जो प्राण होता है उनके आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया है। पहला आता है अल्प प्राण, कौन है भाई, अल्प प्राण। वे सभी भाषा जिनके बोलने में सांस की मात्रा कम निकलती है, यानी सांस की जो मात्रा होती है वो कम निकलती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। यानी वे सभी भाषा जिनको बोलने के लिए सांस की मात्रा कम निकलती है उसे हम लोग अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। यानी इसमें आगे देखेंगे हम लोग, जो सभी वर्ग का पहला वर्ण होता है उसको, जैसे क, च, ट, ठीक है, त, प, ये क्या होता है भाई, अल्प प्राण कहलाते हैं। और इसी को एक बात और मैं बता दूं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अभी जस्ट मैं बताया हूं ऊपर, इसी को हम लोग कहते हैं अघोष व्यंजन। देखिए, अघोष व्यंजन जस्ट मैंने अभी आपको बताया, ध्यान दीजिएगा, ये रहा, देखिए अघोष व्यंजन अभी जैसे जस्ट मैंने बताया आपको, आगे ध्यान दीजिएगा।
अब इसी में जो है सभी वर्ग का जो तीसरा वर्ण होता है वो प्रयोग में आता है। ग, ज, ड, द, ब, इन सब का इस्तेमाल किया जाता है। पांचवा देखिए मीन्स क्या, सभी वर्ग का जो पांचवा वर्ण होता है उसका भी प्रयोग होता है। ठीक है, ये इनके उदाहरण दिए गए हैं। अब महाप्राण की अगर हम बात कर लें तो महाप्राण में हम समझेंगे क्या चीजें दी गई हैं। ध्यान से देखिएगा, महाप्राण में वे सभी भाषा जिनके बोलने के दौरान सांस की मात्रा अधिक निकलती है, उसमें कम निकलती थी। अल्प, अल्प मतलब थोड़ा, अल्प मतलब क्या होता है, थोड़ा या कम कह सकते हैं। और महाप्राण यानी क्या होता है, ज्यादा, यानी जिसमें अधिक वायु निकलती है, सांस की मात्रा अधिक निकलती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, महाप्राण के नाम से जानते हैं, महाप्राण व्यंजन कहते हैं। क्लियर है। यानी वर्ग जो होता है, सभी वर्ग का जो दूसरा वर्ण होता है वो क्या कहलाता है, ख, च, ट, थ, प, ये क्या कहलाते हैं, आपके महाप्राण कहलाते हैं। ठीक है, यानी सभी वर्ग का चौथा जो वर्ण है, साथ में श, श, श और ह, यानी उष्म व्यंजन पूरा इसमें इंक्लूडेड है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, महाप्राण के नाम से जानते हैं। कैसे जानते भाई, महाप्राण व्यंजन कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अभ्यांतर प्रयत्न क्या होता है। अभ्यांतर प्रयत्न देखिएगा, समझिएगा, यानी भीतर वह चेष्टा जो वर्ण के उच्चारण के पूर्व मुख के अंदर होती है। कहाँ होती है, मुख के अंदर होती है, यानी चेष्टा होती है उच्चारण करने की, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभ्यांतर प्रयत्न कहते हैं। जैसे स्पर्श संघर्षी व्यंजन की बात कर ले हम लोग, जिसमें जीव यानी जो जीभ होता है उच्चारण स्थान को क्या करती है, रगड़ती हुई, स्पर्श करते हुई बाहर निकलती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्श संघर्षी व्यंजन के नाम से जानते हैं। आइए इसके कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं। क्या है उदाहरण, जैसे च, छ, ज, इय, ये इसके मुख्य उदाहरण दिए गए हैं। ठीक है, तो ये एक एक नंबर में भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं संघर्षीय व्यंजन, यानी जिन व्यंजन के उच्चारण में, ठीक है, वायु संघर्ष पूर्व निकलती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संघर्षीय व्यंजन कहते हैं। यानी बोलते समय हम लोगों का जो वायु होता है संघर्ष पूर्व निकलता है, संघर्ष पूर्वक, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संघर्षीय व्यंजन के नाम से जानते हैं। जिसमें आपके उष्म व्यंजन आ जाते हैं, ज होता है और फ होता है। ठीक है, श, श, श और ह। ठीक है, ज और फ, इन सबको हम लोग क्या कहते हैं, संघर्षीय व्यंजन कहते हैं। अब देखिएगा पार्श्विक व्यंजन क्या होते हैं, आइए समझ लेते हैं। यानी जिन व्यंजन के उच्चारण में मुख द्वार के बीच में बंद हो जाती है, यानी उच्चारण करते समय क्या होता है, मुख का जो द्वार होता है उसके बीच में बंद होती रहती है, बंद रहता है, और वायु दोनों साइड से क्या होता है, निकलती है, दोनों पार्श्व से निकलती है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, पार्श्विक व्यंजन कहते हैं, कहते हैं। ठीक है, जिसमें आता है क्या, आपका ल, कौन है, ल। अब देखिएगा लुठित या फिर प्रकपी व्यंजन क्या होते हैं, आइए इसको समझ लेते हैं। प्रकपी, आइए इसको समझेंगे हम लोग, अच्छे से देखेंगे क्या है। देखिएगा लुठित व्यंजन क्या होता है, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण के समय जीव या जीव होगा, ठीक है, जीव नीचे की ओर लुढ़ती है, यानी लुढ़कती है, लुढ़कती हुई सील लगती है। ठीक है, यानी लुढ़कना मतलब क्या होता है, मुड़ना, मुड़ा हुआ महसूस होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लुठित व्यंजन कहते हैं। ठीक है, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण के समय जीभ में कंपन हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उन्हें परिकल्पित या प्रकपी व्यंजन कहते हैं, जैसे र। ठीक है, प्रकपी और लुठित व्यंजन एक ही होते हैं। दोनों का मतलब क्या है भाई, दोनों को हम लोग, एक ही लोगों को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकपी कहें या फिर लुठित कहें व्यंजन, उसी को कहते हैं। अब स्पर्श व्यंजन हम क्या है भाई, आइए समझ लेते हैं स्पर्श व्यंजन के बारे में। देखिएगा स्पर्श व्यंजन क्या है, देखिएगा जब हम मुख द्वार, जो मुख को द्वार होता है, मुख का जो द्वार होता है को बंद करके खोलते हैं, ठीक है, जिससे हवा उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, ध, प, फ, ब, भ, इन सब को हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। आइए अर्धस्वर की बात कर लेते हैं। इनको बोलने से मुख द्वार क्या होता है, मुख द्वार बहुत सकरा हो जाता है, और हवा जो होता है, हवा स्वर की भांति बीच में ही निकल पाती है।
य और व ये क्या है आपके अर्धस्वर के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क ख ग ज फ। इसमें जो है ये अरबी भाषा क्यों हुआ, क्योंकि नीचे इसमें बिंदी लगा हुआ है। क ऐसे लिखा है, ये ख ऐसे लिखा है। ठीक है, ठीक है, ग ग के नीचे भी बिंदी लगा हुआ है। ठीक है, घ घ नहीं होता है, ज होता है यहाँ पे। ठीक है, ज में होता है। ठीक है, फ। ठीक है, इनको हम लोग क्या कहते हैं, अरबी भाषा यानी व्यंजन ध्वनियां इन्हें क्या कहते हैं, नुक्ता कहती है। नुक्ता बोलते हैं इसे, क्या कहते हैं, नुक्ता। आई बात समझ में? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हाँ, एक बात और मैं आपसे कहना चाहूंगा, जितना अब तक आपको पढ़ाया गया उन चीजों का रिवीजन करें, और आज मैथ की क्लास आपकी नहीं होने वाली है। ठीक है, तो आज पहले आप लोग जितना पढ़ लिए हैं उन चीजों का रिवीजन करें, रिकैप करें, और वीडियो को डीएलएड ग्रुप के शेयर करें। ठीक है ना, डीएलएड के जो भी ग्रुप हैं उनमें शेयर करें और पढ़ें। ठीक है ना, और नोट्स बनाएं। ओके, बाय बाय। ठीक है।